दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि देखिए जो लोग कट्टर हैं या जो कहिए कि एक दीन को गलत समझने के नतीजे में हमने तालीम को थोड़ा महदूद किया। फ़ायदे इसलिए नहीं होते कि मौलाना साहब ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करके निकल जाते हैं, ज़मीन की बात नहीं करते हैं। ज़मीन पे जो कुरान बार बार कहता है कि नेकी किसे कहते हैं, नेकी का असली मतलब ये है कि किसी के काम आइए, भला हो जिसका, उसको नेकी कहते हैं। तो यही जो पढ़ा रहे थे जंग बदर के कैदी, वो कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे थे? सही बात। वो तो स्कूल ही की चीज़ ना पढ़ाएंगे, दुनियादारी ही ना सिखाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जो पढ़वाया, उन्होंने एक मॉडल शुरू किया, दैट वाज स्कूल। हम समझ सकें एक दूसरे को। हम दोनों के बीच गैप है, हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत गैप है, वो गैप दूर हो। गैप जब तक दूर नहीं होगा, आप नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे? राष्ट्र के लिए आपको जीना ही पड़ेगा, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी पर तो चल रहे हैं। नहीं, देखिए, अच्छा होना से ज़्यादा अच्छा है अच्छा दिखना। नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से, और हम आज मऊ शहर के इतिहास के प्रोफेसर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पिछले 2 दशकों से यहाँ पे पढ़ा रहे, तो यहाँ पे क्या समस्या रही, छात्रों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मऊ के मुस्लिम समाज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी दिक्कत है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह है। मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हूँ, प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। और कॉलेज में हेड तो नहीं होता, इंचार्ज होता है। इंचार्ज हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट का। यहाँ मैं 25 साल से हूँ, 26वां साल मेरा चल रहा है। और इस दौरान मैंने कुछ मऊ को बहुत गौर से देखा और उसमें कुछ तालीमी एकेडमिक काम भी किया है मैंने। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है रहने में। मुझे कई बार मौका मिला बाहर जाने का, तो मैंने इसको प्रेफर किया यहीं रहना। आपका सफ़र बात करते हैं सर, थोड़ा सा इन्फॉर्मल तरीके से हम बात करेंगे कि कैसे सर पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मऊ कैसे आना हुआ? मैं बुनियादी तौर पे बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ। बचपन में तालीम मदरसे में हुई, फिर मैंने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल के बाद मैं अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ से ही मैंने इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल किया। फिर मैं यहाँ नौकरी में आ गया कमीशन से, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए यहाँ आया। उसमें चॉइस था, 5 चॉइस देना था। मैंने पहला चॉइस लखनऊ दिया था, दूसरा मऊ दिया था। तो मुझे पहला नहीं मिला, दूसरा मिल गया, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। और फिर बाद में मैंने काशी विद्यापीठ से प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। इस बीच में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया था। एक मैंने रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में अपॉइंटमेंट पाने के बाद ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया। और भी कई चीज़ें मुझे नौकरी टाइप मिली थी, लेकिन मैंने उसको डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने जब यहाँ नौकरी शुरू की, तो 2-3 साल तक मेरा मन था कि मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, ख़ास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वापस हो जाऊँ। लेकिन 3 साल बाद मेरा मन यहाँ लग गया और ऐसा लगा कि मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं किया। अच्छा। हाँ, जब मैं रीडर भी नहीं हुआ था तो मुझे एक ऑफ़र था काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर का। अच्छा। लेकिन मैंने उसको प्रीफर नहीं किया। हालांकि वही प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जो मेरे सुपरवाइज़र थे बहुत नाराज़ हुए कि लोग खुशामद कर रहे हैं, मैं आपको खुशामद कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप जब यहाँ पे आए कौन सा साल था सर? सन 2000 10 मई 2000 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। ओके सर, 2000 से हम देखते हैं कि 2000 के बाद यहाँ पे कुछ बहुत ही बदलाव से हुए। 2005 के दंगे भी हुए और इस तरीके का एक माहौल उस दौरान मुझे याद है, हमारा बचपन था। और 2002 एक माहौल ये था कि फाटक के उस पार लड़कियाँ नहीं भेजी जाती, मुस्लिम समाज की लड़कियाँ। और मेरी अम्मी तो उधर से DCSK से ही पढ़ी हैं।
अपना एमए वहीं से किया है। तो हमारी बताती हैं कि बहुत ही उस जब 2000 में ये माहौल था, तो आप 1980 के दशक का सोचिए कि तब तो और ही बुरा माहौल रहा होगा कि वहाँ कैसे जा रही हैं लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ। तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये उसके बावजूद, मैं पूरी बात कर लूँ, उसके बावजूद हमारे मऊ में महिलाओं में बाद के काल में, मतलब 2010 के बाद तो हम देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हुई नज़र आई, लड़के ड्रॉप आउट ज़्यादा हो गए। हाँ, इसमें मेनली 2 सवाल है आपका। पहला तो ये कि फाटक के उस पर जाने में खौफ था, दूसरा फिर 2010 के बाद तालीम में तब्दीली कैसे आई, तालीमी माहौल में। देखिए, पहला ये है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने खुद देखा कि DCS के में बहुत कम बच्चे मुस्लिम थे। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी बड़ी आबादी में इतने कम मुस्लिम बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने उसकी बुनियादी वजह जानने की कोशिश की, तो पता चला कि एक तो खौफ है कि वहाँ जाने में एक खौफ था कि उस तरफ नहीं जाना है फाटक पर, और लड़कियों का ख़ास करके खौफ था। दूसरा ये कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। एक जो मैंने देखा यहाँ आने के बाद, जब कुछ लड़कियाँ जाती भी तो वहाँ जाती थी नकाब उतार के किनारे रख देती थी और फिर नॉर्मल रहती थी। तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि रास्ते पर नकाब लगा रहे हैं, यहाँ कॉलेज में आके लड़कों के बीच नकाब उतार देते हैं। ये 2-3 चीज़ें मुझे परेशान करती थी। तो मुझे लगा कि आखिर इन बच्चों का एडमिशन कैसे बढ़े। तो एक हमारे यहाँ टीचर थे, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, उनको मैंने एक बात समझाई कि देखिए, कॉलेज है शहर का और नकल का ज़माना है, नकल करके लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं। लाने के बाद देहात के बच्चे यहाँ आ जाते हैं मेरिट की वजह से, और यहाँ के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है और पढ़ाने में भी दिक्कत होती है, बिल्कुल नकलची आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि शहर के बच्चों को एडमिशन मिले। तो टीचर ने कहा कि आपकी बात अच्छी है, तो कैसे किया जाए? तो मैंने कहा कि स्केलिंग कर देते हैं। तो पहली बार जैसे 300 पर जनरल मेरिट बनती थी, तो उसको 15 नंबर हम लोगों ने कम किया कि शहर का बच्चा जो नगर पालिका क्षेत्र का होगा उसको 285 पे एडमिशन देंगे। और फिर मैंने मुस्लिम समाज में आकर कहा कि देखो, वहाँ कोई खौफ नहीं है, मैं हूँ, किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं देखूंगा, और बाकी टीचर भी अच्छे हैं, वहाँ कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है। सही माने में वहाँ फीलिंग ऐसी नहीं थी कि मुस्लिम बच्चे हैं कैसे पढ़ेंगे, नहीं, कोई फीलिंग नहीं। एक आध रहे होंगे मगर मेजॉरिटी जो है अच्छी थी, ठीक है भी। तो बच्चों को मैंने समझाया, समाज में जाके बताया, और तो फिर एडमिशन का मसला आता था कि वहाँ एडमिशन नहीं होता है, तो 15 नंबर कम हुआ। फिर मैंने कुछ अपने पर्सनल रिलेशन से भी उसको माहौल को बनाया एडमिशन बढ़ाने में। इस तरह से माहौल बना और अच्छा लौट आया। तो वो जो टीचर थे खुश हुए, बोले यार अच्छी स्कीम बताए तुम। उस अगली बार 5% कर दिया, तो 25 नंबर कम हो गए। ओके। तो खूब एडमिशन हुए। और जब खूब एडमिशन होंगे तो सोचिए कॉलेज कौन कौन है, DAV है, तालीमुद्दीन है, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, और भी ऐसे ही जो भी हैं। तो बहुत बच्चे मुस्लिम वहाँ गए। एक वक्त ऐसा आया कि 40% से ज़्यादा बच्चे वहाँ हो गए जो 2-4% थे हमारे आने के वक्त। तो इस तरह से माहौल बदला, और वहाँ इलेक्शन में सारी की सारी सीट एक बार जीत गए थे। अच्छा। हाँ, तो आए तो वहाँ पे उसका एक नतीजा निकला बहरहाल। लेकिन ये तालीम का माहौल बना और लोग बाहर आए। दूसरे लड़कियों की तालीम की जो बात करते हैं, तो देखिए यहाँ मऊ में जिन्होंने भी कॉलेज खोला तो लड़कियों का खोला। तो जाहिर है आप जो व्यवस्था, जो इंतज़ाम देंगे वही ना बढ़ेंगे। आपने कोई एजुकेशन खोला नहीं, लड़कों के लिए कॉलेज खोला नहीं, तो लड़कियां पढ़ने लगी, लड़कियों की तादाद बढ़ गई। तो आज की डेट में हालत ये है कि लड़कियां अच्छा कर रही हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। मऊ में ये बहुत ही आपको जान के हैरत होगी कि मऊ में ग्रेजुएशन लड़कियों का ग्रेजुएट होना कॉमन है बनिस्बत लड़कों के। हाँ, इवन कि लड़के 10वीं और 12वीं ड्रॉप ज़्यादा आपको मिलेंगे। हाँ। एक वजह तो ये भी कि वो जल्दी से वो कारोबार में लगते हैं, या सऊदी चले गए, इधर उधर चले गए, कमाने की जिम्मेदारी। और मुझे सर, मैं अपना एक अनुभव बताऊँ कि जब ये मुलायम सिंह यादव ने ये जो लैपटॉप देने का, या फिर अखिलेश के ज़माने में कि जो ग्रेजुएशन कर लेगा उसको इतना 1000 रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया मिलता। 30,000 रुपया बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, तो बहुत सी लड़की जो 12th करके रुक गई थी
हाँ, वो पढ़ने लगी। अच्छा, यहाँ मैं बोल के मैं ये नहीं साबित करना चाह रहा कि मैं अखिलेश का कोई समर्थक नहीं, वो एक इंसेंटिव था, वो इंसेंटिव था कि कैसे समाज में मोटिवेशन आता है, हाँ। है ना, कैसे चाहे वो भाजपा सरकार करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे समाजवादी, भाजपा सरकार भी कर रही है, मोबाइल दे रही है, टैबलेट दे रही है, भाजपा सरकार भी कर रही है। तो उसका फर्क पड़ता है। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि आपको दूर से लगता है कि अरे यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ उनका वोट बैंक है, लेकिन हम ग्राउंड में बैठ के देखें कि उसका फर्क पड़ा था। क्योंकि मैं अब जिस जगह बैठा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम हैं। सर, अभी तक हमने बात कर ली कि मऊ शहर, आपका जर्नी कैसी रही, कहाँ पढ़ाई लिखाई क्या रही, मऊ शहर में कब आए, मऊ शहर में शिक्षा का स्तर क्या था, फिर हमने ये भी बात करी 2010 के बाद कैसे बढ़ा, ये सब बातें हो गई। सर, आप इसके अलावा मऊ शहर जो है घेटो, एक तरीके से घेटो भी नहीं कहेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, खासतौर से अंसारियों की आबादी बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपको समस्या क्या नज़र है, क्योंकि आप समाज में भी घुलते मिलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, तो आपको क्या लगा कि हम इस दशक में और एक बात देख रहे हैं कि पढ़ने लिखने के साथ वैज्ञानिक सोच की जगह कट्टरता थोड़ी सी हावी नज़र आती है, तो क्या रीज़न आपको नज़र आता है इसमें? दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि देखिए, जो लोग कट्टर हैं या जो कहिए कि एक दीन को गलत समझने के नतीजे में हमने तालीम को थोड़ा महदूद किया। हाँ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि असल तालीम दीन है, बाकी हुनर है। मुझे इस बात पर बड़ा ऑब्जेक्शन था कि रोज़ बरोज़ रिसर्च हो रहा है, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हम पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको आप हुनर नहीं कह सकते। ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो ये जो इतना बड़ा जलसा है लाखों लोगों का, उन्होंने सुना कि तालीम एक हुनर है, ये मॉडर्न एजुकेशन, तो उससे उसकी अहमियत कम होती है। और अहमियत जिसको बढ़ाना है कि दीनी तालीम, तो अरे भाई वो हमारे दिल में हर वक्त है, उसके बारे में क्या कहना है। जिस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं कि आज हमारा पिछड़ापन, हम सही जगह पर नहीं है, अच्छी पोजीशन में, हमारी माली हालत ख़राब है, हमारी इकोनॉमी क्या नाम है, तालीमी हालत ख़राब है, जिसकी वजह से हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, दूसरे से पिछड़े हुए दिख रहे हैं। अब पिछड़ों की वैल्यू नहीं होती है, गरीबों को कौन पूछता है, मज़दूरों को कौन पूछता है, उसकी वैल्यू ही नहीं होती है। आप इस हिकमत को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन को अब तक उसको काबिल कबूल नहीं बनाया मजहबी तौर से। उसको बताते रहे बार बार कि असली तालीम यही है, दीनी तालीम है। और ये जो लोग कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं ये कहता हूँ कि जो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं वो बगावत करके ले रहे हैं, मज़हब से बगावत किए हैं। समझिए कि भाई है या मज़हब में या नहीं है, उससे मतलब नहीं, मुझे मॉडर्न एजुकेशन लेना है। वकालत तो पूरी तरीके से वकालत नहीं, हर तालीम को मैं कह रहा हूँ कि हम मुझे अपने होश में याद है कि वकीलों के लिए और बैंक में काम करने वालों के लिए ये बहुत बुरा समझाया जाता था कि एक सूद का काम कर रहा हो, एक झूठ का काम कर रहा हो, यही बोला जाता था। अरे बैंक, अब देखिए, मदारिस में आप चंदा देना जायज़ समझते हैं, स्कूल में चंदा देना नाजायज़ है। ये देखिए माइंड सेटअप है कि मदारिस में इसलिए आप चंदा देते हैं ज़कात का पैसा कि वहाँ गरीब बच्चा पढ़ता है। तो क्या स्कूल में करोड़पति के बच्चे पढ़ते हैं क्या? स्कूल में भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आप वहाँ नहीं दे सकते ज़कात का पैसा। मदारिस को आप चंदा देते हैं, वो भी निजी है, किसी के निज़ामत में है, स्कूल भी किसी के निज़ामत में है, इसमें नहीं देंगे उसमें दे सकते हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, चंदा आप देते हैं मदरसे में। अच्छा, जो 7 मद है उसमें तो मदरसा आता भी नहीं आता है, लेकिन तभी मौलवियों ने उसको जस्टिफाई कर लिया। वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर मैं एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे मामू से ही मेरी बहस हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कॉमन तर्जन कहा कि अच्छा ज़ाउल्ला साहब मुताला करिए। तो मैंने कहा नहीं मामू, आप आलिम हैं, आप मुताला करेंगे, मैं सवाल पूछूंगा। आपको हिस्ट्री से पूछना होगा तो मैं मुताला करूंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे। तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि कैसे जायज़ है। तो बोले कि आइए मैं बताता हूँ। तो मैं गया उनके घर, तो मैंने कहा कुरान में हो, हदीस में हो, और 4 इमाम हैं, चारों इमाम के यहाँ दिखा दीजिए। तो निकाला उन्होंने इमाम की किताबें, तो फ़ी सबीलिल्लाह लास्ट में है। तो फ़ी सबीलिल्लाह उसमें सभी आ जाएगा ना, फिर नहीं स्कूल में भी देना हो जाएगा। चारों इमाम में से किसी ने मदारिस नहीं बताया। सर मैं सवाल कर लूँ? सवाल मेरा ये कि देखिए अभी आई लव मोहम्मद के नाम पे या फिर वंदे मातरम वाले बहस पे इस तरह देखते जो मुस्लिम क़यादत अभी की है वो इस तरह के मुद्दे उठाती है कि जो मुस्लिम युवा हैं वो
राष्ट्रवादी मुख्य धारा से हट जाए, वो किसी और रास्ते में चले जाते हैं, या ललन टॉप जो है खुदा है या नहीं है उस पर बहस करा के, वो हमारा मुद्दा, हमारा तो ईमान है ना कि खुदा है, तो अब पूरा जो हमारी कम्युनिटी अलग ही दिशा में जाने लगती है। तो मुझे लगता है कि रोज़ी रोटी का जो मुद्दा, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं सर, तो मैं उस इसलिए जानना चाह रहा हूँ, रोज़ी रोटी के मुद्दे पे वापस लाने के लिए और इंजनी के लिए आप क्या बोलेंगे सर? असल में देखिए दो चीज़ें, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, तो गाना सुनते हैं और गाना सुनने के बाद महजूज हो करके निकल लेते हैं, गाना याद नहीं होता है। ठीक वैसे ही जुमे का खुतबा या तकरीरी प्रोग्राम में हम मौलवी की तकरीर सुने, खूब महजूज हुए, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, और फ़ायदे इसलिए नहीं होते कि मौलाना साहब ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करके निकल जाते हैं, ज़मीन की बात नहीं करते हैं। ज़मीन पे जो कुरान बार बार कहता है कि नेकी किसे कहते हैं, नेकी का असली मतलब ये है कि किसी के काम आइए, भला हो जिसका, उसको नेकी कहते हैं। वो इसी से दूर रखते हैं, वो हाई फाई बात करेंगे, किसी का कोई भला नहीं करता है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जज्बाती मुद्दा, सलमान रुश्दी, आई लव मोहम्मद, खुदा है या नहीं है, वो हुजूर का कार्टून बन गया, इन इश्यूज़ पे हम लगता है जैसे हमारा ऑक्सीजन है हमारा। हालांकि उससे कुछ न होना है। ये बहस हो गई, क्या हुआ, खुदा साबित हुआ या खुदा नहीं साबित हुआ, कोई प्रूफ करके दिखाए। जैसे कुरान में एक सूरह है, सूरह जुमा में आया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फज़उ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। तो देखिए इसका मतलब सीधा ये है कि ऐ लोगों जो नमाज के लिए जुमा को पुकारा जाए, और तुम रोज़ी रोटी छोड़ करके नमाज़ पढ़ने आ जाओ, फिर जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो फ़ौरन जाओ रोज़ी रोटी तलाश करो। उसमें से देखिए उसको तरकीब से कैसे ट्विस्ट किया गया है। ट्विस्ट ये किया गया है कि देखो नमाज की इतनी अहमियत है कि तुम रोज़ी रोटी को छोड़ो, लात मारो, आके नमाज पढ़ो। ये देखिए कि ये एक जनरल बात है कि तुम रोजी रोटी कमा रहे हो, यानी कमाना ज़रूरी है, बाद में जाओ कमाओ, और फिर उस बीच से नमाज पढ़ना है, फिर जाके कमाओ, इस पर जोर नहीं है। यानी ये चीज़ जुड़ी किससे है? रोज़गार से, तालीम से, कारोबार से, ज़िंदगी से, इसी से जुड़ी है ना। इसको आप अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ आप कैसे हासिल करेंगे? आपके पास इदारे होने चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ सकें। जैनियों में क्या है, वो जोड़ के अपने बच्चों के हिसाब से स्कूल बनाए हैं। आप जोड़ के अपने बच्चों के हिसाब से पूरे मऊ में बता दीजिए कि 1.5 लाख की मऊ में मुसलमान की आबादी है, स्कूल कितने हैं मुस्लिम के लिए? 1.5 लाख नहीं सर, यहाँ शहर की बात करें तो 3.5 लाख। 3.5 लाख की आबादी है, तो 3.5 लाख की आबादी में आपको स्कूल कितने हैं? मुश्किल से 2-3 हज़ार बच्चों को पढ़ने के लायक स्कूल है, 5,000 बच्चों को पढ़ने के लायक स्कूल है, फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? आज ज़रूरत इस बात की थी कि जितने लोग अहले सरवत हैं, जो मालदार लोग हैं, आपको सदक़े जारिया के तौर पे इदारे खोल के देने चाहिए। और इदारों में मैं इस बात पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि स्कूल दीजिए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि अगर स्कूल में बच्चा यहाँ अच्छा पढ़ लेगा तो CUT के ज़रिए जगह जगह एडमिशन पा जाएगा। आप स्कूल दीजिए, हर मोहल्ले में स्कूल दीजिए। कितने मोहल्ले में स्कूल है आपके यहाँ? स्कूल है ही नहीं, तो वो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जो जिसके घर में 1 रूम है, 2 रूम है, उससे घर चलाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में? उनके पास पढ़ने का मौका ही नहीं है। आप हाई फाई तकरीरें कर रहे हैं, आप स्कूल दे ही नहीं रहे उनको इंतज़ाम दीजिए ना। लोग बहुत ख्वाहिश बंद है पढ़ने के, दिल से लोग चाह रहे हैं। आज ऐसा माहौल बन चुका है और कि लोग पढ़ना चाहते हैं, और ये रॉ मटेरियल है। मैं इसको रॉ मटेरियल कहता हूँ। मऊ के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये जो मेहनत कश कौम थी, इसको पढ़ना बहुत आसान लगता है। और देखिए ज़रा सा मौका मिला तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आगे जा रहे हैं। आप पूरा मौका दीजिए ना। आप एक एक बच्चे को कीमती समझिए ना, एक एक बच्चे को हीरा समझिए। आप ये मत समझिए कि लूम वाला बच्चा है, पता नहीं कितना टैलेंट कहाँ छुपा है, वो कैसे आगे बढ़े। सबकी मदद करिए, सदक़े जारिया तो ये है। आप एक टाइम का खाना खिला करके भूखे को सवाब समझते हैं। आप एक बच्चे को अगर पढ़ा देते हैं, वो कामयाब होगा। एक बात तो जानते हैं कि रोज़ी रोटी मॉडर्न एजुकेशन से ही मिलेगा। तो वो कामयाब होगा तो खुद खाएगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, आस पड़ोस को देखेगा, आपकी भी मदद करेगा। ये सवाब नहीं है, बिल्कुल सवाब, ये सदका जारिया नहीं है, ये नहीं करते। आप मेन स्ट्रीम के साथ चलना नहीं चाहते। देखिए मेन स्ट्रीम के साथ चलने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में
अभी झूठ मूठ का अछूते बनते हैं। अच्छा सर, हमारी समस्याएं भी बड़ी अलग टाइप की, जैसे हमारी समस्या जो होती है इंटरनेशनल टाइप की ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। अपने रोजी रोटी लूम, इस पे समस्या थोड़ी कम रहती है। उस वक्त एक मिसाल देता हूँ कि अगर अल्लाह के रसूल ने पहला कोई इदारा खोला तो उसको स्कूल कहा जा सकता है। और वो स्कूल को मैं मिसाल बता रहा हूँ, समझिए आप कि जंग बदर के बाद लगभग 70 कैदी, काफिर कैदी आए। उस वक्त रिवाज ये था कि जंग के कैदी को या तो कत्ल कर दिया जाए या बेच दिया जाए। अल्लाह का हुक्म आया फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। जो नहीं दे सकता वो पढ़ाए, जो नहीं दे सकता नहीं, बल्कि सबके लिए ही हो गया बाद में कि तुम 12 सहाबी को पढ़ा दो, तुम्हारी यही फिदिया है। हाँ सर, इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको एजुकेशन के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, तो चीन में दीन इस्लाम की एजुकेशन मिली। तो यही जो पढ़ा रहे थे जंग बदर के कैदी, तो वो कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे थे? सही बात। वो तो स्कूल ही की चीज़ ना पढ़ाएंगे, दुनियादारी ही ना सिखाएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जो पढ़वाया, उन्होंने एक मॉडल शुरू किया, दैट वाज स्कूल। वो मदरसा नहीं था। कोई कह दे कि वो दीन पढ़ा रहे थे, कुफार मक्का दीन कैसे पढ़ाएंगे? तो पढ़ा क्या रहे थे? दुनियावी चीज़। वो पढ़वा क्यों रहे थे? उसकी अहमियत समझ रहे थे। उसकी अहमियत समझ रहे थे कि दुनियावी चीज़ पढ़ानी कितनी अहम है। तो इसी से साबित होता है सीधा सीधा समझिए कि एक तो कह रहा है अल्लाह रोज़ी कमाओ, दूसरा हुजूर ने खुद रोज़ी कमा के दिखाया, तिजारत किया, बकरियां चलाई, पशुपालन किया और खजूर का एग्रीकल्चर खेती कराई, ये सब देखा। अब इस चीज़ को छोड़ करके आप आगे निकल गए और आपने एक तरह का ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें ये तमाम चीज़ बाहर है। ना आपका कॉमर्स पढ़ाया जाता है, ना एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, ना क्या नाम है जानवर पालने का, मवेशी पालने का पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ नहीं आपके यहाँ, आपके सिलेबस से बाहर है। अब आप जो भी बात करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अधूरा हो गया जी। अधूरा हो गया एक। दूसरा, आप जब जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की तहजीब को आप माने या ना माने अडॉप्ट करते हैं। जैसे हमारे शादियों का जो तरीक़ा है, जो लिबास है, जो रहन सहन है, खान पान है, क्या हमारे गैर मुस्लिमों से अलग है? बिल्कुल नहीं। हूबहू है। हम यही से कन्वर्टेड हैं। हूबहू है। ये लिबास किसका है? गैर मुस्लिमों का है। हम पहन रहे हैं, गैर मुस्लिम भी पहन। कौन फ़र्क बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं? सर, मैं इसमें एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ की कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, तो हमारे कल्चर और उनके कल्चर कुछ अंतर नहीं होंगे। हम एक ही कल्चर के फॉलो, एक ही पानी, एक ही हवा में हम पले बढ़े हैं। अरब से नहीं है। अरब का कल्चर, उसका इन्वायरमेंट बहुत अलग है और हमारा बहुत अलग है। तो हम, और मैं थोड़ा बढ़ के भी बोलूँ तो हम भारत जो देश है बहुत रिच देश है। यहाँ बहुत संस्कृति है। अरब रेगिस्तान वाला देश है, उसके पास आम नहीं था, हमारे पास आम था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उसके अलावा भी है कि अरब के पास कोई कल्चर नहीं था, वो ट्राइबल लोग थे, उनके पास दीन था। कल्चर ट्राइबल कल्चर था, उसको आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। ट्राइबल कल्चर को कैसे अडॉप्ट करेंगे? इसलिए तो अरब से अरबी में और ट्राइबल कल्चर का इस्लाम चला और ईरान में आके तहजीब याफ्ता हो गया और ईरानी इस्लाम इंडिया आया। जी बिल्कुल, एकदम से। मैं इसमें एक बात और सर जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो वहाबिज़म का हमला हुआ और हमारे अपने कल्चर को हमने अपना दुश्मन बना लिया कि साड़ी ये हिंदू का कल्चर, ठीक है, ये हम जो हल्दी लगाते हैं गैर मुस्लिम का कल्चर, सब कह के जो एक शुद्धिकरण शुरू हुआ है ना। और नहीं, वो शुद्धिकरण नहीं है। देखिए, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं हम लोग। नहीं, हम सारे काम अपना कर लिए, कहीं पर अपना दामन बचाने के लिए हम कह देते हैं कि ये गैर इस्लामिक है। सब कुछ तो गैर इस्लामिक ही है। तब शादी ब्याह में कहाँ जो है महर देते हैं इतना जितना सऊदिया में दिया जाता है? तो 5-10 हज़ार बारात, जहेज, ये तस्वूर है सऊदिया में? तस्वूर में भी नहीं है। सब आप काम करके हल्दी नहीं लगाएंगे। यानी थोड़ा सा इस्लाम का थोड़ा सा डंका बच जाना चाहिए। आप सारे खाने, सारा जो अपना खान पान, लिबास, यहाँ तक कि आप दिन तारीख सब अंग्रेज़ों का यूज़ करते हैं। टोपी, गोल टोपी में आप देखिए पोप को पहने हुआ है, वो टोपी ये इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ जानमाज इस्तेमाल करते हैं। सब करने के बाद वो थोड़ा सा इस्लाम बचा होना चाहिए। नहीं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। एक ज़माना था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को आपने हराम करार दिया। अब बताइए, ज़ुबान भी कोई एक इंसान की बनाई हुई है, आपने हराम करार दे दिया।
अंग्रेज़ी ज़ुबान हराम हो गई, तो उर्दू क्यों जायज़ हो गई, फ़ारसी क्यों जायज़ हो गई? नहीं, अंग्रेज़ी हराम है। क्यों भाई? इसलिए कि आपको अंग्रेज़ों से दुश्मनी थी तो उसकी सब चीज़ हराम है, तो फिर अंग्रेज़ों को सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उनकी हुकूमत में भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ से निकल लेना चाहिए। देखिए, कुल मिला के जैसे आज के दौर में हमें मेन स्ट्रीम में आने के लिए करना क्या है? देखिए, बहुत बुनियादी चीज़ है ज़ुबान। हमें हिंदी ज़ुबान ज़रूर सीखना चाहिए। हम जो बोलते हैं ना, वो हिंदी नहीं है, वो अरबियाइज्ड उर्दू है। मदारिस के लोग, इसलिए मदारिस के लोगों की तबलीग मुस्लिम तक महदूद रहती है, क्योंकि दूसरे को ज़ुबान समझ ही में नहीं आती है। ज़ुबान यार मन तुर्की अस्तवमी तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़ुबान तुर्की है, मुझे तुर्की नहीं आती। तो मैं जब कोई चीज़ बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं कॉलेज में, जब कुछ बोलते हैं तो मुझे दूसरे दोस्त जो है गैर मुस्लिम कहते हैं अनुवाद करके बताइए क्या बोले हैं ये। आज की डेट की बात बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सर अब जो नई जनरेशन आ रही है सर, वो तो उर्दू भी जानती है ना, तो हिंदी में जानती है। हिंदी में जानती है। आप रेहान को तो आप जानते हैं, वो तो रेख्ता में काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि उर्दू की जो किताबें हमारी बिकती है रेख्ता की 1 लाख की बिकती है, तो हिंदी की उतने ही ड्यूरेशन में 1 करोड़ की बिकती है। हाँ, कह रहे रेख्ता के स्टॉल, हम जाते रेख्ता भी लगाता तो उर्दू का स्टॉल 1 लगता है और हिंदी का स्टॉल 10 लगता है। तो यही समझिए ना, पीछे छोड़ के निकल रही है कम्युनिटी। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई कम्युनिटी निकल रही है, उसको सिर्फ आप फतवा दे रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहे हो तुम। न्यू जनरेशन जिसने देखा ही नहीं, आपका पार्टीशन नहीं देखा, जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जो बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ रहे हैं मदरसे का मुंह नहीं देखा, वो क्या आपको सुनेगा। अब इसमें बात ये चल रही थी कि हम मेन स्ट्रीम में कैसे आए, तो मैंने एक बात बताई कि हिंदी ज़ुबान को हम आम करें, उर्दू अपनी रहे। भाई हिंदी उर्दू में फ़र्क नहीं है, लेकिन हिंदी ज़ुबान को ऐसी ज़ुबान बोलें जो हम सब लोग समझ सकें। एक तो ये है। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कल्चर करें, मिक्सिंग करें। मिक्सिंग में हम तालीम के मैदान में, पब्लिक प्लेस पर, खेल कूद में, हर चीज़ में हम आदान प्रदान करें एक दूसरे से, ताकि हम समझ सकें एक दूसरे को। हम दोनों के बीच गैप है, हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत गैप है, वो गैप दूर हो। गैप जब तक दूर नहीं होगा, आप नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे? राष्ट्र के लिए आपको जीना ही पड़ेगा, आपको पसंद आए या ना पसंद आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी पर तो चल रहे हैं। नहीं, देखिए, अच्छा होना से ज़्यादा अच्छा है अच्छा दिखना। तो आपको राष्ट्रवादी होने से ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्रवादी दिखना। और राष्ट्रवादी कैसे दिखेंगे? जब आप मिक्स होंगे, इदारे बनाएंगे, इदारों में उनको सहयोग करेंगे। आप आज हॉस्पिटल बनाइए, आप सबके लिए हॉस्पिटल खुला रहेगा, तो क्या वो खुश नहीं होंगे? आपसे दोस्ती नहीं होगी? एक ज़कात का एक फ़ंड है कैदी को छुड़ाना, कैदी को छुड़ाना या गर्दनें छुड़ाना, जो पहले ज़माने में ग़ुलाम छुड़ाना होता है। मैं एक मिसाल बताता हूँ। अगर मऊ में 1 अरब रुपया ज़कात में निकल जाता है टोटल, उसका 8वां हिस्सा लगभग 10-12 करोड़ होता है। हम कह रहे 10-12 करोड़ छोड़ दीजिए, मऊ में चले जाइए, मऊ के जेल में तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पैसे की कमी की वजह से उनकी ज़मानत नहीं हो रही है, उनको वकील नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। इस पैसे से आप अगर ज़मानत कराते हैं बिना भेदभाव के, कौन मुस्लिम कौन हिंदू, तो आपसे मोहब्बत कितनी बढ़ेगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपके पास ऐसा निज़ाम है कि आप खुश कर सकते हैं दुनिया को, दुनिया के लिए आप रहमत साबित हो सकते हैं। लेकिन आप मेन स्ट्रीम में राष्ट्र के आना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपका पैसा, ज़कात का पैसा मदरसे में जाना चाहिए, फला जगह नहीं जाना चाहिए, फला जगह क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? कहाँ लिखा है कि मुस्लिम गरीब, फिर कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है। दूसरी चीज़ है कि जैसे राष्ट्र जो हमारा है, हमारा जो इशू होता है वंदे मातरम फलाना ढिकाना, ये इशू क्यों बनाते हैं? आप कौन सा नारा ऐसा है, कौन आपको नारा लगवाने आता है? अगर कोई कह रहा है कि वंदे मातरम आपको नारा लगाना होगा तो मुस्कुराइए। आपको इस पर इतना ज़िद क्यों करना कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है? दिन भर तो आप शिरकिया जुमला बोल रहे हैं, आपको उसको शिर्क समझ रहे हैं। दिन भर आपके बिना मेरा काम नहीं होगा, ये शिर्क है, मज़हब के साथ तो शिर्क है। आप दिन भर बोल रहे हैं, लेकिन आपको उस जगह पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उस इशू को ज़्यादा उठा रहे हैं कि हमारे एक ओवैसी साहब हैं, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। अरे क्यों इस बात पर बहस कर रहे हो कि बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे तुम मत बोलो, तुम उसको मुद्दा बना, उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? तो मुद्दा जानबूझ के बनाया जाता है। नहीं सर, मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, जोड़ने का काम करती है ना। बिल्कुल। और यही खतरनाक
साबित होती है फिर? अब मुझे इस पर याद आया कि देखिए सांप्रदायिकता बढ़ती कैसे है। एक ग़ज़वा-ए हिंद की स्पीच है, हालांकि ये फेक हदीस है। ग़ज़वा कहते ही उसी को है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हो जिस जंग में। अब ये फेक हदीस थे, ग़ज़वा-ए हिंद होगा। अब वो ग़ज़वा-ए हिंद को आपने चला दिया, नतीजा क्या हुआ? उससे नफ़रत बढ़ी। आप ग़ज़वा-ए हिंद का आप जीने के लायक नहीं है, ग़ज़वा-ए हिंद करने के लायक। पाकिस्तानियों की पूरा मुहिम थी, वहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े मौलवी जो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके जब भारत में आतंकवाद को फैलाना था तो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस को कोट कर करके यहाँ पे आतंकवादी भेजे रहे थे, और यहाँ पे कश्मीर के पूरा आतंकवाद ग़ज़वा-ए हिंद वाले आतंकवाद से जोड़ दिए थे सब। अब देखिए पाकिस्तान का जहाँ तक इशू है, पाकिस्तान किसी भी शक्ल में इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी भी शक्ल में, चाहे वहाँ के लोग हों या वहाँ की हुकूमत हो या वहाँ का निज़ाम हो। वहाँ मस्जिदों में मुसलमान के बम फाड़ रहा है, आप उसके ग़ज़वा-ए हिंद को अपने यहाँ क्यों ला रहे हैं? अरे उससे क्या मतलब हम है? तो मैं तो हम अभी ये कह रहे हैं, हम तो सऊदी अरब वाले भी अगर माने तो सऊदी अरब का रिफॉर्म देख के शर्म आने लगी पूरी दुनिया सऊदी अरब कैसे रिफॉर्म कर रहा है, सब समझने लगे हैं कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, और हम बैठे हैं कूढ़े हुए कि ग़ज़वा-ए हिंद की कहानी सुन रहे हैं। अरे नहीं, इन चीज़ों से बाहर आइए और मेन स्ट्रीम से जोड़िए। आप जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस, हमको तो तब हंसी लगती है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है और फलाना मुस्लिम की पार्टी है। अरे नाम इस पार्टी का उस पार्टी में जाता है तो वो कॉमनल हो जाता है, उस पार्टी का इस पार्टी में आता है तो सेकुलर हो जाता है। आपको उससे क्या लेना देना है? एक पार्टी को अगर बीजेपी को ही आप दुश्मन बना देंगे तो आप समझ रहे हैं आप उसको अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि वो आपके दुश्मन, आप उसको वोट नहीं दे रहे, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगी ना सर। हर पार्टी को वोट दे, हर पार्टी में शामिल हो। जब किसी भी पार्टी में आपकी बहुत वैल्यू नहीं है तो उस चीज़ को समझ करके आप नॉर्मल होइए ना। जिसको वोट करना आप करिए, आप वोट बांट के करिए, जहाँ पर जैसे अच्छा लगता है वैसा करिए। आप ये डिक्लेयर क्यों करते हैं कि बीजेपी को हमें वोट नहीं करना है? सर बिहार में नीतीश जो अलायंस में है वहाँ पे खुल के वोट किया मुसलमानों ने, और वहाँ पे देखिए हालात मतलब बिहार के हालात थोड़े से अलग होते हैं। बिहार के लोग पॉलिटिकली ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वहाँ नीतीश ने काम किया है तो नीतीश को वोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से दरभंगा से पिछली बार बीजेपी का एमपी जीता था, जबकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है। मुस्लिम मेजॉरिटी है, बीजेपी का एमपी जीता क्योंकि वहाँ मैच्योर्ड पॉलिटिकल डिसीजन है। वो डिसीजन यहाँ नहीं है मैच्योर्ड। यहाँ हम मौलवी मुलायम सिंह और मौलवी अखिलेश यादव चल रहे हैं। हालांकि आप दीजिए अखिलेश यादव को वोट, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आप उसके लिए नफरत क्यों ले रहे हैं? आप पोलराइज क्यों हो रहे हैं? आप नॉर्मल होकर वोट दीजिए, आप बीजेपी को भी वोट करिए, आप जिनके साथ रहते हैं उनको वोट करिए, ताकि देखिए ये दुनियादारी है सियासत, ये दीनदारी नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से आप वोट करिए और आप बिल्कुल राष्ट्रीय भक्ति के साथ चलिए। आप जो कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, अगर कोई सोचता है कि नहीं चाहिए तो उसके बिना आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप मुल्क से बाहर जाइए ना। अरे ये आपको हिंदुस्तानी होने पर कितना फख्र होता है। तो आम जनता बेचारी भोली भाली नहीं जानती, कुछ लोग बोल करके और सब आम जनता, जैसे अभी देखिए हुमायूं कबीर ने जो है वहाँ मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वो नहीं किया उसने, और उसको पूरी कौम पर थोप दिया गया। पूरी कौम को उससे क्या लेना देना है? अरे इतनी मस्जिद, मऊ में आप मस्जिद देख रहे हैं कितनी है? हर गली में आपको एक मस्जिद दिखेगी। हज़ारों मस्जिद है, सैकड़ों में नहीं, 1000 में है। वही मैं कह रहा हूँ, तो जबरदस्त बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। बाबरी या बराबरी तो उसको छोड़ दीजिए। बाबरी मस्जिद तो बनाना है तो जाके जो प्लॉट मिला है उसमें जाके बनाओ ना, वो तो खाली पड़ा है। अरे वो सब पॉलिटिकल, तो हमने पूरी बात कह ली, हमने पूरी बात कह लिया, और आपने देखा कि हमने हर तरीके की बात इनफॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश की। मुस्लिम समाज में कट्टरता पे बात की हमने, राष्ट्रवाद पे भी बात की हमने, देखा कि युवाओं को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, राष्ट्रवादी उनके धारा में जोड़ा जा सकता है। हमने हर तरीके की कोशिश की कि समझने की। मऊ से हमने बात शुरू की, लेकिन मऊ एक एग्जाम्पल था हमारे लिए, मेटाफर था कि यहाँ पे जिस तरह आबादी, मुसलमानों की आबादी है, खासतौर से मिडिल क्लास मुसलमानों की आबादी, जिसको हम अंसारी मुसलमान भी कहते हैं, पसमानदा मुसलमान, तो उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये मिजाज जैसे मऊ का है उसी तो पूरे भारत का, पूरे देश का मिजाज इसी तरीके का है। तो आपके बहुत से सवाल होंगे इस इंटरव्यू के बाद, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने सवाल
कमेंट कर दें, तो हम अगली बार जब सर से मिलेंगे तो उन सवालों के आधार पे एक और इंटरव्यू कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय पसमादा, जय हिंद।